नमस्कार, मैं डॉक्टर अंसार स्कूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन अर्थात न्यायिक पृथक्करण के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए, समान रूप से विवाह का जो अर्थ होता है वह होता है पति पत्नी का साथ साथ रहकर दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करना। सुखद एवं मधुर दाम्पत्य जीवन के लिए यह भी आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे को साहचर्य प्रदान करते रहें, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पति पत्नी का एक साथ रहना कठिन अथवा असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में वे अलग रहना चाहते हैं या फिर विवाह का विघटन कराना चाहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इन दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन अर्थात न्यायिक पृथक्करण के बारे में प्रावधान किया गया है और सेक्शन 13 अर्थात धारा 13 में विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए, पृथक्करण दो भांति की हो सकती है या पृथक्करण दो प्रकार की होती है। पहला न्यायिक पृथक्करण और दूसरा होता है पक्षकारों की सहमति से पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन क्या है अर्थात जुडिशियल सेपरेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, न्यायिक पृथक्करण का अर्थ है न्यायिक कार्रवाई द्वारा पति पत्नी को एक दूसरे के साहचर्य से पृथक रहने की अनुमति देना। प्राचीन हिंदू विधि में न्यायिक पृथक्करण जैसा कोई अनुतोष पति पत्नी को उपलब्ध नहीं था। हिंदू विवाह विधि में न्यायिक पृथक्करण को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के उपबंधों द्वारा स्थान दिया गया। धारा 10 का अनुतोष दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना तथा विवाह विच्छेद के बीच का है। इसका उद्देश्य पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्येक मामलों में विवाह विच्छेद की डिक्री देने के स्थान पर पारस्परिक समायोजन का अवसर प्रदान करना कि पति पत्नी के विवाह को सीधे विच्छेदित न किया जाए, बल्कि उनको अवसर प्रदान किया जाए कि उनमें समायोजन हो सके या उनके बीच समझौता हो सके। देखिए, समय की गति के साथ दाम्पत्य संबंधों की प्राचीन मान्यताओं और आदर्शों में लचीलापन आता रहा है। मनुष्य अब उन मान्यताओं और आदर्शों में बंधा नहीं रहना चाहता जो उसकी मानसिक वेदना में सहायक होते हैं। इसी कल्पना की एक कड़ी न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था भी है, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 में स्थान दिया गया है। धारा 10 यद्यपि उन आधारों को नहीं बताती जिसके आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की जा सकती है, परंतु धारा 10(1) धारा 13 में वर्णित विवाह विच्छेद के आधारों को ही न्यायिक पृथक्करण का आधार बताती है। क्योंकि विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद के आधार को अवेग कर दिया गया है। धारा 13(1) में प्रदत्त आधार पति पत्नी दोनों को मिले हुए हैं, जबकि जो धारा 13(2) में आधार बताया गया है उसके आधार पर केवल पत्नी ही याचिका प्रस्तुत कर सकती है। अब धारा 13(1) में कौन से आधार हैं जिस पे कोई पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त कर सकता है या कोई पक्षकार न्यायिक पृथक्करण हेतु न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है? देखिए, धारा 13(1) में कुल 9 आधार थे, लेकिन 2019 के संशोधन द्वारा एक आधार को निकाल दिया गया है और अब धारा 13(1) में कुल 8 आधार बचे हुए हैं। ये 8 आधार कौन कौन से हैं, जिसका अध्ययन जब हम विवाह विच्छेद पढ़ेंगे सेक्शन 13 तो उसका हम बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ केवल यह बताना आवश्यक होगा कि वे आधार कौन कौन से हैं। तो वे आधार हैं, पहला आधार है एडल्ट्री, जिसको जारता कहते हैं। दूसरा है क्रूरता, तीसरा है अभित्यजन, चौथा है अन्य धर्म में संपरिवर्तन, पांचवा है विकृतचित्तता,
छठा है रतिजन्य रोग, सातवां है प्रव्रज्या ग्रहण करना या सन्यासी हो जाना, और आठवां है 7 वर्षों से लगातार लापता हो जाना, गायब हो जाना। देखिए, इसमें 3 आधार ऐसे हैं जिसके आधार पे जुडिशियल सेपरेशन नहीं हो सकता, न्यायिक पृथक्करण नहीं हो सकता, केवल और केवल विवाह विच्छेद होगा। वे इन 8 आधारों में 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला है धर्म परिवर्तन, यानी धर्म परिवर्तन अगर कोई पक्षकार कर लेता है तो इस आधार पर जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा, हर हाल में विवाह विच्छेद होगा। दूसरा है सन्यासी हो जाना, अगर कोई पक्षकार सन्यासी हो गया तब भी जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा, केवल और केवल विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी। और तीसरा है 7 वर्षों से लापता हो जाना। आप जानते हैं कि अगर कोई 7 वर्षों से लापता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि उसके मृत्यु की उपधारा कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों से लगातार लापता है तो जुडिशियल सेपरेशन हेतु याचना प्रस्तुत नहीं की जा सकती, याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती, केवल और केवल विवाह विच्छेद हेतु ही याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। अधिनियम के धारा 13(1) में जो आधार दिए गए हैं, मैंने जैसा कि बताया आपको कि उस पे पति पत्नी दोनों जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन 13(2) में जो 4 आधार दिए गए हैं उसमें केवल पत्नी जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है। वे कौन से आधार हैं जो 13(2) में दिए गए हैं जिसके आधार पे पत्नी याचिका प्रस्तुत कर सकती है? देखिए, 4 आधार हैं। पहला है जब पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित हो। कहने का मतलब ये है कि अगर पति ने इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व दूसरा विवाह किया था तथा वह दूसरी पत्नी जीवित है तो ऐसी स्थिति में पत्नी जुडिशियल सेपरेशन के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा है विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात पति बलात्कार यानी रेप, गुदा मैथुन, सोडोमी या पशुगमन का दोषी रहा है। तीसरा आधार है यदि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 18 के अधीन मेंटेनेंस की डिक्री पारित की गई है, साथ ही साथ सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिक्री पारित की गई है, भले ही पत्नी अलग रह रही हो, और डिक्री पारित होने के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि में पक्षकारों के बीच में कोई सहवास पुनरारंभ नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकती है। चौथा है यौनावस्था का विकल्प यानी एज ऑफ पेबोलिटी। देखिए, अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार पत्नी निम्न दशाओं में भी याचिका प्रस्तुत कर सकती है। वह कौन सी दशा? पहला कि यदि उसका विवाह 15 वर्ष की अवस्था के पूर्व हो गया हो, और दूसरा है उसने 15 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद और 18 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले अगर वह विवाह का निराकरण कर दिया है तो ऐसी स्थिति में भी वह सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन हेतु आवेदन कर सकती है। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पक्षकारों के बीच में सहवास हुआ है या नहीं हुआ है। अब जुडिशियल सेपरेशन का परिणाम क्या होगा? देखिए, जुडिशियल सेपरेशन के 4 परिणाम होंगे। पहला, सहवास के दायित्व से पक्षकारों को मुक्ति मिल जाएगी, यानी पक्षकार 1 सालों तक सहवास के दायित्व से मुक्त रहेंगे। दूसरा, पुनर्विवाह पर प्रतिबंध। पुनर्विवाह पर यानी पक्षकार इस बीच पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। तीसरा है मूल विवाह का अस्तित्व में बना रहना। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री का मतलब ये नहीं है कि विवाह विखंडित हो गया, मूल विवाह अस्तित्व में बना हुआ है, केवल न्यायालय ने उन्हें 1 साल तक अलग रहने का डिक्री पारित किया है। देखिए, इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मकसद है कि क्यों इनको 1 साल के लिए रखा जाता है। देखिए, कई बार होता क्या है कि पक्षकारों के बीच संबंध इतने खराब नहीं हुए रहते हैं कि उनके बीच में विवाह को विच्छेदित कर दिया जाए, तो
तो ऐसी स्थिति में जब वो न्यायालय में जाते हैं तो चूंकि न्यायालय का कार्य होता है पक्षकारों के संबंधों को जोड़ना, उसका कार्य पक्षकारों के संबंधों को तोड़ना नहीं होता है। तो न्यायालय के द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि पक्षकारों के संबंधों को जोड़ने का अवसर दिया जाए। इसलिए उन्हें विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने के बजाय न्यायालय चाहती है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित की जाए। हो सकता है कि पक्षकार अलग अलग रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में अगर लव अफेक्शन पैदा होता है तो हो सकता है कि उनके जो गलतफहमियां हैं दूर हो जाएंगी और वे फिर साथ साथ रहने लगेंगे। और नेक्स्ट है 1 वर्ष तक सहवास न होने पर विवाह विच्छेद का आधार। मान लीजिए न्यायालय ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित कर दी और 1 वर्ष तक पक्षकारों के बीच साहचर्य या सहवास नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में यह ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो जाएगा और यह ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होगा इसी अधिनियम के सेक्शन 13(1)(a) में। अब प्रश्न यह है कि न्यायिक पृथक्करण अर्थात जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में क्या अंतर है। देखिए, चूँकि मैंने बताया आपको कि 1976 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम को द्वारा जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद के आधार को एक कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि विवाह विच्छेद और जुडिशियल सेपरेशन में अंतर क्या है, यानी दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में कुछ मूल अंतर है, कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर है और उस अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला अंतर क्या है? देखिए, विवाह विच्छेद विवाह को समाप्त कर देता है तथा पक्षकारों के बीच के अंतर्गत उत्पन्न कर्तव्य, अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं, परंतु न्यायिक पृथक्करण की डिक्री से केवल विधिक पृथक्करण होता है और स्वयं उसका परिणाम विवाह का विघटन नहीं होता है। यद्यपि यह विवाह विच्छेद का आधार हो सकता है जो सेक्शन 13(1)(a) में हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में यह विवाह का विघटन नहीं होता है। दूसरा अंतर क्या है? विवाह विच्छेद में पक्षकार पति पत्नी न रह जाते हैं, दोनों के बीच संबंध खत्म हो जाता है, वे पति पत्नी नहीं रह जाते और वे अपना पृथक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, उनके बीच में कोई संबंध नहीं रह जाता है। परंतु न्यायिक पृथक्करण के अंतर्गत पृथक्करण आत्यांतिक और अंतिम नहीं होता है और विवाह बंधन अस्तित्ववान होता है, समझौते की गुंजाइश सदैव बनी रहती है और पक्षकार किसी भी समय चाहे तो सहवास या साहचर्य प्रारंभ कर सकते हैं। तीसरा मुख्य अंतर क्या है? विवाह विच्छेद की डिक्री विवाह को हमेशा के लिए टूट जाने का सबूत होता है, जबकि न्यायिक पृथक्करण विवाह के अस्तित्व का सबूत है और इसका प्रभाव पक्षकारों के वैवाहिक और कतिपय पारस्परिक अधिकारों को केवल निलंबित मात्र कर देना होता है। अर्थात पक्षकारों के कुछ राइट्स, ड्यूटी निलंबित हो जाते हैं, उनके बीच विवाह बंधन टूटता नहीं है, यानी उनके बीच विवाह विच्छेदित नहीं होता, उनके बीच विवाह अत्यांतिक रूप से खत्म नहीं हो जाता है। देखिए, चाहे सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद की बात हो, चाहे सेक्शन 10 में न्यायिक पृथक्करण की बात हो, देखिए अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो मेंटेनेंस, भरण पोषण के बारे में प्रावधान है। तो जुडिशियल सेपरेशन के मामले में भी धारा 24, 25 और 26 के प्रावधान लागू होंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।